पर बहुत ज्यादा सेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी भी आज मैंने देखा लोग बता रहे थे दूसरी बार भी नहीं क्लियर हुआ। बहुत लोग सैड। कि तुम्हारा और पढ़ा हुआ वो, आया था? हाँ मतलब इस बार मैंने थोड़ा सा ये नोटिस किया कि एक पीडीएफ मैंने पढ़ी, उससे मुझे काफी कुछ मिला। अगर मैंने शायद वो पीडीएफ नहीं पढ़ी होती और सिर्फ अपनी पढ़ाई जैसे मैं बुक्स या वीडियोस से करती हूँ, तो काफी कुछ मिस हो जाता। कि .50 बची मैं। बढ़िया है। और लिटरली सबमिट करने से पहले मैंने एक आंसर चेंज किया, एंड आई मैं भगवान को बहुत शुक्रिया कि पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार ये करते हैं। अदरवाइज तो 48 दिखता मूड खराब हो जाता। ठीक है, अच्छा मुझे लग रहा है मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है, मैं स्क्रीन शेयर करती नहीं, हूँ। और आपका गला भी नहीं छुपा है ना? दिन से प्रॉब्लम कर रहा है। गले में इशू नहीं हम्म। है, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पता नहीं क्या इशू है। बात कर रहे थे कैंसिलेशन की। तो कैंसिलेशन में क्या था, थोड़ा सा एक्चुअली मेरी स्क्रीन नहीं है, तो पीछे के नोट्स नहीं है हाँ। मेरे पास। थोड़ी सी हम थियोरी ऑलरेडी लिख चुके थे और एंट्री एंट्री पास कर चुके थे। मैं फिर से समझा के स्टार्ट करती हूँ, थियोरी नहीं लिखेंगे वापस से। हाँ। कैंसिलेशन में हमने दो स्टेप सीखे थे। एक तो ये था कि मान लो अगर मेरा ईसॉप है, जिसकी वेस्टिंग पीरियड 3 साल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और दूसरे साल पे, इस साल मैंने क्या किया होगा, एक्सपेंस बुक किया होगा ई डेबिट टू एस बी पी आर। ठीक है, ये फर्स्ट हम्म। ईयर नॉर्मल अकाउंटिंग की। सेकेंड ईयर में मुझे मालूम पड़ा कि भाई मैं अब यहाँ क्या कर रही हूँ, कैंसिल कर रही हूँ। तो फिर इस साल में मैं क्या करूँगी, इस साल में सबसे पहले स्टेप नंबर 1, फुल बुक, नहीं, इसको लिखेंगे बुक फुल एक्सपेंस। सबसे पहले मैं जितना भी बचा हुआ बुक फुल रिमेनिंग एक्सपेंस, उसको मैं बुक करूंगी। सेकंड स्टेप मैंने ये सीखा था, मैं जितना भी अब एक्सपेंस बुक हो गया है एस बी पी आर में चला गया है, क्योंकि कैंसिल हो रहा है इसलिए एस बी पी आर से मैं इसको डाल दूंगी मैं अपने रिटेन्ड अर्निंग्स में। कैंसिल, एकदम कैंसिल कर दूंगी। ठीक है, ये दो एंट्रीज हम्म। याद है? हम्म, हाँ। ठीक है, तो पहली एंट्री फिर से वापस से क्या थी, पहले मैं पूरा एक्सपेंस बुक करूंगी, इसकी एंट्री हो जाएगी एक्स ई बी ई डेबिट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू एस बी पी आर। हम्म। और फिर मेरी यहाँ बनेगी एस बी पी आर डेबिट टू आर ई। इसको मैंने आर ई में पूरा खर्चा यहाँ इस वक्त, ये ना ये फुल होगा, ये सेकेंड ईयर का नहीं है, सिर्फ ये फुल है, आर ई में जा चुका है। अब क्या होता है, सीन हम्म। में नई बात आती है, आप अचानक से कैंसिल कर रहे हो, आपको कुछ कॉम्पनसेशन पे करना पड़ जाएगा। कॉम्पनसेशन जनरली, मतलब अगर प्रैक्टिकली हम देखें, हम उनको ज़्यादा पे करते हैं, फेयर वैल्यू से ज़्यादा बढ़ा के पे करते हैं, क्योंकि गलती हमारी है, मुझे उनको ज़्यादा पे करना होगा, बीच समय में मैं कैंसिल कर रही हूँ। तो मेरा लॉ ये कहता हम्म। है, कहाँ इरेजर मेरे, लॉ मुझे ये कहता है कि आप सबसे पहले जितना फेयर वैल्यू, जितना पैसा है आप, ठीक है आप इसको पे कर दो, फेयर वैल्यू के ऊपर का जितना पैसा है वो आपका एज अ लॉस बुक होगा, ये जाएगा पी एंड एल में। और जो फेयर वैल्यू जितना पैसा है ये कहाँ से जाएगा, बिफोर एनीथिंग, थियोरी में क्या लिखा था उसको भूल जाओ, इसको ऐसे समझते हैं, इस वक्त जो मैं ईयर 1 से पैसे संजो के रख रही थी, वो कहाँ रख रही थी, एस बी पी आर में, रिजर्व में। और सेकेंड ईयर में मैंने क्या किया, सारा कुछ डाल दिया रिटेन अर्निंग्स में। तो इस वक्त मेरा हम्म। बचाया हुआ पैसा कहाँ पड़ा है, रिटेन्ड अर्निंग्स में।
करेक्ट। तो मैं फेयर वैल्यू जितना तक का पैसा पे करूंगी रिटेन्ड अर्निंग से, और फेयर वैल्यू के ऊपर का जितना पेमेंट है वो जाएगा P&L से, और वो हम बुक करेंगे एज अ लॉस। ठीक है। ठीक है। तो इसकी एंट्री हमारी क्या थी, एंट्री पास कर लेते हैं। तीसरी एंट्री बनेगी पेमेंट की हमारी, वो होगी RE डेबिट, P&L डेबिट टू बैंक, क्योंकि हम पे कर रहे हैं। ठीक। ओके। चलो, तो इसके ऊपर हम लोग एक सवाल स्टार्ट कर लेते हैं। बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन, मैं एक बार चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है कि नहीं। होल्ड करना। हाँ। चलो, रिकॉर्डिंग बढ़िया चल रही है। मेरी स्क्रीन वापस से शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयर पे लगाई जाए। बात कर रहे थे क्वेश्चन की। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आओ और इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर दो। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि एक मिनट। कैंसिलेशन पे ये शायद इकलौता सवाल है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर 11। ओके। ठीक है। एनारा फर्टिलाइजर्स। तो सवाल इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना। MTP में 23 तक आया है, एक बार पास्ट एग्जाम में भी पूछा है, पुराना हो चुका है बेसिकली सवाल, तो हो सकता है दोबारा फिर से आ जाए। Enara Fertilizers Limited issued ठीक है। 2000 share options to its 10 directors for an exercise price of rupees 100. The directors are required to stay with the company for next 3 years. 2000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 10 डायरेक्टर्स हैं, 3 साल की एक्सरसाइज वो वेस्टिंग पीरियड है। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एस्टिमेटेड 130। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू वेस्ट द ऑप्शन 8। ये सारा मान के चलो कि फर्स्ट ईयर की डेटा है मेरे पास। ड्यूरिंग द ईयर 2 ठीक है। there was a crisis in the company and management decided to cancel such scheme immediately. It was estimated further as below. It was estimated further as below. Fair value of the option at the time of cancellation. At the time of cancellation was 90. Market price of the share at the cancellation date was 99. PL में कितना जाएगा? चलो अच्छा देखते हैं, अजी समझते ठीक अजी। समझते अभी रुको, पूरा पढ़ते हैं। There was a compensation which was paid to directors and only 9 directors were currently in employment. ये इस वक्त की प्रैक्टिकल खबर है कि 9 डायरेक्टर्स करेंटली एम्प्लॉयमेंट में हैं। At the time of cancellation of such scheme, it was agreed to pay an amount of rupees 95. अब सवाल पूछना ठीक रहेगा कि P&L में कितना जाएगा। 95 रुपए देने की बात हुई है, फेयर वैल्यू चल रही है 90। 5 रुपए। 5 रुपए सही, 5 रुपए P&L में जाएगा। 90 रुपए तक की फिगर जाएगी मेरी RE से। हाउ द कैंसिलेशन वुड बी रिकॉर्डेड। स्टार्ट करते हैं। देखो इन लोगों ने क्या किया है, कोई जर्नल एंट्री नहीं की है, सिर्फ अमाउंट्स डाल के दे दिए हैं। बेटर है कि हम लोग जर्नल कर दें और कुछ स्टेटमेंट फिगर्स लिखे हैं। ये सब तो हम लोग अपने वर्किंग नोट में भी बना के आते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। ठीक है। 2010 3 130 8। सो 2008 3 130।
Illustration number 11 important, और चार्ट बना लेंगे हम लोग। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 तक की बनाने की ज़रूरत नहीं है। ईयर 1 में फिर आ जाएंगे हम नंबर ऑफ fair value on grant date, vesting period, exercise period, और total expense, expense already booked, एक सौ तीस ना। हाँ, हाँ, 130। 130। ठीक। 693, ईयर 1 के कोरोना में हो गए। ईयर 2 पे कि मेरा ईयर ऑफ कैंसिलेशन है, इस दिन मुझे क्या मालूम पड़ता है कितने एम्प्लॉयज अब चेंज हो चुके हैं, कितने लोगों ने एक्सरसाइज किया है, देख के बताओ मुझे जरा। 1 सेकंड। अब 9 हो गया ना? करेक्ट, ये अब बढ़ के 9 हो चुके हैं, 9 लोगों ने एक्सरसाइज किया है। फेयर वैल्यू ऑन ग्रैंड डेट हम हमेशा फेयर वैल्यू ऑन ग्रैंड डेट की ही लेंगे, तो ये हम लोग लेंगे 130। वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे अब चेंज होके 2 साल का रह गया है, और एक्सरसाइज पीरियड ये दूसरा साल चल रहा है, तो सेकेंड ईयर। अब निकालते हैं टोटल एक्सपेंस, 9 इंटू 2000 इंटू 130, ये आया 23,40,000। एक्सपेंस ऑलरेडी बुक 693,333.33, और ये बन जाएगा 16,46,000। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। हाँ, क्लियर है। ठीक। अब हम लोग फटाफट से एंट्री डाल लेते हैं। ये ग्रैंड डेट की फेयर वैल्यू है, तो ग्रैंड डेट तक की ही लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा कारनामे नहीं करेंगे। वेस्टिंग पीरियड मेरे ड्यू टू कैंसिलेशन अब सिर्फ 2 साल के ही रह गए, इसी साल में हम लोग सारा काम निपटाएंगे, इसलिए इसको हमने 2 कर दिया। तो इस जगह सिर्फ ये दो ठीक है। चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जानने की, और ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है ये अपडेट किया हमने। नेक्स्ट। ठीक है। A1 पे तो नो एंट्री, सिंस इस दिन कोई सर्विस मिली नहीं है, हम रिजर्व्स नहीं बनाते हैं। फिर हम आ जाएंगे ईयर 1 एंड पे। ईयर 1 एंड पे खर्चा बुक होगा 693,333। SBP और फिर हम आएंगे ईयर 2 एंड पे, जिसमें मेरा स्टेप 1 क्या होता है, बुक फुल रिमेनिंग अमाउंट। हाँ। ये मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, EBE डेबिट
टू SBPR, और अमाउंट कितना निकाल के रखा है हमने, बताओ तो। अमाउंट हमने निकाल के रखा है ये 16466666। 16466667, ये बन गया मेरा ईयर 2 का। और फिर ईयर 2 पे हम और क्या सीखें, सबसे पहले तो ये एंट्री पास होगी, और दूसरी एंट्री पास होगी ये पूरे SBPR, टोटल SBPR को रिटेन रिवर्सल हो जाएगा। कर रहे, रिटेन अर्निंग्स में डालें, ये टोटल बन जाएगा 23,40,000 ना। 23,40,000, हाँ ऊपर टोटल निकाला। और सो गुड। अब हम आते हैं ईयर 2 एंड पे। अब ईयर 2 एंड पे थोड़े से काम और हुए हैं, वो क्या है, रीपेमेंट के। तो ईयर 2 एंड पे चलते हैं फिर से, अभी वही चल रहा है, तीसरी एंट्री है ये। हमने उसको 95 रुपीज के हिसाब से पे किया है, जिसमें से 90 रुपीज जाएंगे RE से और 5 रुपए जाएंगे P&L से। ये हम लोग क्वेश्चन पढ़ते वक्त डिस्कस कर चुके। तो ईयर 2 एंड पे एंट्री हम डालेंगे, खुद से डालो सबसे पहले, तो टेक 10 सेकेंड्स विद अमाउंट। PL में जाएगा हमारे 5 रुपीज के हिसाब से। हाँ 9 डायरेक्टर्स, कितना, 90 रुपीज के हिसाब से रिटेन अर्निंग एंड PL में 5 रुपीज के हिसाब से। ओके, तो यहाँ जाएगा 5 रुपए 9 बंदों को 2,000 शेयर पे, और यहाँ जाएगा 90 रुपए 9 बंदों को 2,000 शेयर पे। मेरे यहाँ पे थोड़ी सी आवाज हो रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? आप कह रही हो, मेरे यहाँ थोड़ी नॉइज ज्यादा है अभी। ओके ओके, हाँ कोई बात नहीं। तो ये 16,20,000 हो गई, 5 × 9 × 2,000, 90,000 का P&L हो गया। और बाकी ये टोटल कर देंगे तो ये मेरा बैंक से चला जाएगा 17,10,000, राइट। ये मेरी एंट्री कंप्लीट है। ठीक है, इसमें एक मिनट कंफ्यूज, रुको। हाँ कंफ्यूज मत होना कि फेयर वैल्यू ऑन ग्रैंड डेट हमने क्यों, मतलब क्यों नहीं लिया। फेयर वैल्यू ऑन ग्रैंड डेट का काम यहाँ खत्म हो चुका है, और हम पूरे को यहाँ आग में डाल चुके, स्वाहा कर दिया हमने RE में। अब RE से दोबारा यहाँ पे मिहिर बन के वापस आए हैं, RE डेबिट किया, बैंक से हमने पे किया। अब हमको सिर्फ इतना देखना है कितना पे हुआ है फेयर वैल्यू तक रिटेन्ड अर्निंग से, अबव दैट P&L से। चलो ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। एक मिनट आप रुकना अभी। हाँ ठीक ठीक ठीक। एक सेकंड आपको पीछे कर दो थोड़ा सा। ओके, अब हम लोग थोड़ा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया टॉपिक इन द सेंस,
अभी तक हम लोग इक्विटी सेटल्ड के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे अगर हम कैश सेटल्ड का काम करें तो मैं उसे इक्विटी शेयर्स नहीं, मैं उसे शेयर बेस्ड अमाउंट पर कैश दूंगी। जितना शेयर प्राइस होगा उतना कैश दूंगी। एकदम सेम कॉन्सेप्ट है एक्सेप्ट फॉर वन स्मॉल चेंज। हम लोग अभी तक इक्विटी सेटल्ड में किस चीज को गांठ बांध के रखते थे, वो ये होता था कर्सर, वो ये था मेरा फेयर वैल्यू ऑन ग्रैंड डेट। ये स्टेबल रहती थी ओवर द पीरियड ऑलवेज। ये सिर्फ केस था कब इक्विटी सेटल्ड का केस रहता था। कैश सेटल्ड के केस में हम क्या करते हैं, हम हर घड़ी घड़ी हम ये चेक करते हैं भाई क्या फेयर वैल्यू चल रही है, अपडेट करते हैं अपनी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को, और जो भी एट द टाइम ऑफ पेमेंट फेयर वैल्यू होती है हम उस पर पे करते हैं, उस पर ही सेटल करते हैं। एक बार इसको लिख लेते हैं और फिर से इस चीज को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो बहुत इजी है, हेडिंग डालो SBP शेयर बेस्ड पेमेंट विद एम्प्लॉइज, इसमें कैश सेटल्ड। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, वो है SAR। ब्रैकेट में लिखना स्टॉक एप्रिसिएशन अरे उसी को नीला राइट्स। लेडीज है ना, गांधी वाले हैं तो अच्छा है। इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, एकदम सेम चीज है, कैश सेटल्ड भी और SAR भी। SAR जहां यूज हो मतलब समझना कि ये कैश सेटल्ड की बात कर रहा है। क्यों SAR कैश सेटल्ड है, इसकी हेडिंग क्या है, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। क्या मेरे पास स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स ऊपर वाले केस में रहते हैं, नहीं। इसमें तो जहां पे 130 पे जहां गड़ गया खूटा वहीं पे गड़ गया। अगर अब मेरा स्टॉक एप्रिशिएट करता है मार्केट में, उस पे मेरा कोई हक नहीं होता है, तो यहाँ मेरी फेयर वैल्यू फिक्स है। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स में मेरी फेयर वैल्यू बढ़ सकती है, घट भी सकती है, बट इन अ वे मेरे पास अगर स्टॉक एप्रिशिएट करता है तो उस पर मेरा अधिकार है। ठीक है, तो SAR या कैश सेटल्ड इसमें यही एक चीज है, इसमें हम लोग फेयर वैल्यू घड़ी घड़ी जितनी बार दी होगी मैं अपडेट करती रहूंगी। कब तक, जब तक कि एक्सरसाइज ना हो जाए मेरे शेयर्स मैं किसी को हवाले ना कर दूं, तब तक मैं फेयर वैल्यू अप्रिशिएट करती हूँ। लिखना एवरीथिंग इज सेम, क्या है ये, एवरीथिंग इज सेम एज इक्विटी सेटल्ड, इक्विटी सेटलमेंट except point number 1, calculation of expense each year। यहाँ पे वही ग्रैंड डेट वाली बात ही लिखी है, बस पूरे फॉर्मूले के साथ लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस ईच ईयर, फॉर्मूला अब बन जाएगा इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज expected to fulfill the condition each year
into number of shares into फेयर वैल्यू. एक बार लिखना फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट लिखकर काट दो. ये लिखकर काटना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हमारा ध्यान जाए कि ये चेंज है. फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट काट के फेयर वैल्यू ऑन ईच ईयर एंड इनटू एक्सपायर्ड पीरियड होल अपॉन वेस्टिंग पीरियड. इस पूरे टोटल में से माइनस करेंगे क्या? एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल. ओके. ठीक है, ठीक है. हो गया. ये है पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस. हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं. वही बात, सिर्फ यही चेंज है पूरे फॉर्मूला में. पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे. पॉइंट नंबर 2 है जर्नल. जर्नल अब मेरी बन जाएगी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू उस SBPR. लिख के काट दो और लिखो SBP. धमाका किया है आज बहुत तेज. लाइट चली गई. ओके ओके, आवाज है ना आपको? हाँ आ रही आवाज. ऊपर से ब्लास्ट हो गई. ठीक है, वेट कर ठीक है. लेते, कोई इशू नहीं है. नहीं नहीं, आप करो जब तक मैं टॉर्च चलाऊंगी. 5 मिनट लिए थोड़ा सा ना. हाँ बस बताओ. एक्सक्यूज करना आप मेरे में. आज आवाज बता रही होगी ना पीछे से. हाँ कोई बात नहीं. अब बस ये बताना कब रेडी हो तो मैं कंटिन्यू तब करूँ फिर. नहीं नहीं, मैं रेडी हूँ. आप करिए. कोई नहीं कोई नहीं. ओके ओके, टॉर्च से हो जाने में. ठीक है. तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू SBPR काट के SBPL. अब यहाँ पे हम लोग रिजर्व नहीं बनाते हैं. जब मुझे कैश देना है किसी को, नकद देना है, मुझे शेयर्स नहीं इशू करने हैं. शेयर्स इशू करने का मतलब लाइबिलिटी. था, हाँ करेक्ट, कैश देना लाइबिलिटी है. इक्विटी शेयर्स जब मैं दे रही थी तब मैं रिजर्व का नाम लिखती थी. क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में अगर देखोगे तो कोई चीज़ बदलेगी नहीं. अगर मैं यहाँ पे क्या बनाती हूँ बैलेंस शीट में, एक तो पहले बनता है असेट्स और फिर सेकंड नंबर पे आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी. और इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर आता है क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी. तो अगर मैं इसी में से अदर इक्विटी के एक आइटम से इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर रही थी पहले, तो मेरी बैलेंस शीट में ऐसा कोई फर्क नहीं आ रहा था. अब क्या है, मुझे फ्यूचर में देना है कैश. तो आई विल हैव टू शो इट एज व्हाट, आई विल बी शोइंग इट एज अ लाइबिलिटी. ताकि अगर कोई यूजर पढ़े मेरी बैलेंस शीट को, दे शुड नो कि अच्छा ये पैसा जो है ये तो कंपनी के बैंक से जाने वाला है, कंपनी के पास से जाने वाला है. यहाँ शेयर जब इशू हो रहे थे तो एक तरह से कोई पैसा नहीं जा रहा था, कंपनी के रिसोर्सेज की शक्ल बदल रही थी सिर्फ. ठीक है, इसलिए मैं जब कैश से पे करती हूँ मैं हमेशा इसको लाइबिलिटी दिखाती हूँ. ठीक है.
तो यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख लो हाथ के हाथ, शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी। और तीसरा और आखिरी डिफरेंस जो है वो ये है कि इक्विटी सेटल्ड में जब हम रिवर्सल करते हैं, रिवर्सल यानी मान लो ईयर 1 में 100 रुपए का खर्चा बुक करना था, ईयर 2 में मुझे मालूम पड़ा कि बड़े सारे एम्प्लॉयज चले गए। ईयर 1 में एक्सपेक्टेड था कि 10 एम्प्लॉयज एक्सरसाइज करेंगे, ईयर 2 में एक्सपेक्टेड है कि सिर्फ 2 एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेंगे। तो मेरा इस साल एक्सपेंस टू बी रिकग्नाइज अगर बनता है लेट्स से 25 रुपीज, ये क्या है, एक्सपेंस फॉर द ईयर, एक्सपेंस टू बी रिकग्नाइज्ड। ठीक है, 100 रुपए था पहले और अब 25, फॉर द ईयर नहीं, सॉरी फॉर द ईयर नहीं, ना ना ना, टोटल एक्सपेंस है ये, मुझे तो रिवर्स करना है। ये आया टोटल एक्सपेंस। ईयर 1 में मैंने 100 रुपए रिकॉग्नाइज किया, ईबीई डेबिट टू SBPL 100 से। अब पता चलता है 100 नहीं होना चाहिए, 25 हो जाना चाहिए, तो मैं कितना रिवर्स करूंगी, 75 रुपए। अभी तक इक्विटी सेटल्ड में रिवर्सल कहाँ से होता था, हमने पढ़ा है और लिखा भी है, जब तक वेस्टिंग पीरियड खत्म नहीं हो जाता है, जब तक वेस्टिंग पीरियड खत्म नहीं होगा मैं अपने P&L अकाउंट से ही इसको रिवर्स करती रहूंगी। मतलब एक तो सबसे पहले लेट्स मेक इट आर, मैं बात कर रही हूँ इक्विटी सेटल्ड की। अगर मुझे रिवर्स करना है तो मैं इसको बना दूंगी SBPR डेबिट टू EBE, और ये हो जाएगा 75 और 75 से। करंट बैलेंस SBPR का आ रहा होगा 25 रुपए। ये बात थी इक्विटी सेटल्ड की, ठीक। अच्छा, अप टिल वेस्टिंग पीरियड मुझे बताया गया था कि आप SBPR से, मतलब सॉरी P&L से आप रिवर्स कर सकते हो। एक बार वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया और मुझे मालूम पड़ता है कि अब मुझे रिवर्स करना है, या फिर कम ही एम्प्लॉयज ने एक्सरसाइज किया है 10 में से 2, तो बाकी का बचा हुआ पैसा मैं कहाँ से करती थी, बाकी का बचा हुआ पैसा मैं, करेक्ट, मैं डाल रही थी रिटेन्ड अर्निंग्स में। ये नहीं P&L में से नहीं जाता था, ये जाता था रिटेन्ड अर्निंग्स में। बस यहीं पे कॉन्ट्रास्ट आ जाता है कैश सेटल्ड में। कैश सेटल्ड कहता है जब तक एक्सरसाइज नहीं होगा तब तक सारा का सारा, चाहे आप खर्चा बनाओ या रिवर्स करो, सब कुछ जाएगा P&L में। कब तक, जब तक वो एक्सरसाइज नहीं हो जाते। कोई रिटेन्ड अर्निंग्स की कोई शक्ल भी नहीं देखेगा। बैलेंस शीट में आप कैश से पे करने वाले हो, सारा काम आप करोगे लाइबिलिटीज और P&L से। ठीक है। ठीक है, इस चीज को लिख लेते हैं। 1 सेकेंड। यहाँ लिखेंगे हम लोग ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड और पोस्ट वेस्टिंग पीरियड, क्योंकि इसमें दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। तो ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड ये बन जाएगा SBPR डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। रिवर्सल की, सिर्फ रिवर्सल की बात कर रहे हैं हम।
तो वेस्टिंग पीरियड के दौरान P&L से रिवर्स होता है, और वेस्टिंग पीरियड के बाद रिवर्स होता है SBPR, जो कि अदर इक्विटी का आइटम है, डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स, अदर इक्विटी। इसके कॉन्ट्रास्ट में कैश सेटल्ड का रिवर्सल, इसमें चाहे ड्यूरिंग हो या पोस्ट हो, ड्यूरिंग या पोस्ट वेस्टिंग पीरियड, ऑलवेज थ्रू P&L। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जर्नल डाल के देख लेते हैं। SBPL अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस P&L। लिख लो तो बताओ ना। हाँ बस एक ही मिनट। ठीक ठीक। होगी। ठीक है, तो हमने सिर्फ 3 डिफरेंसेस पढ़े। सबसे पहला, कैश सेटल्ड के केस में फेयर वैल्यू ऑन ईच ईयर एंड हम लोग देखेंगे। दूसरा डिफरेंस हमने पढ़ा ये वाला, जर्नल एंट्री अब रिजर्व्स में नहीं जाएगी, SBPL में जाएगी। और तीसरा डिफरेंस हमने पढ़ा रिवर्सल के केस में, रिवर्सल। ऑलवेज थ्रू P&L। ठीक है। अब हम लोग इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत अच्छा सवाल करेंगे, मतलब फुल पैकेज क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 21, इंपॉर्टेंट मार्क करना उसको। ओके। हम्म। इलस्ट्रेशन नंबर 21। देखो, पास्ट एग्जाम नवंबर 19 में आकर, इससे पहले आया था RTP में, RTP नवंबर 18, एक साल पहले RTP में आया, एक साल बाद एग्जाम में आ गया। उसके बाद MTP में 2 बार आ चुका है, मार्च 22 और मई 24। थोड़ी इज्जत देते हैं सवाल को, 8 मार्क का सवाल है और सवाल बहुत इजी है। ठीक इस है। चैप्टर में बस यही चीज है, आप 10 मिनट, 10 से भी कम, मतलब हाँ ठीक, 10 मिनट में आप सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार रीड कर लो, अपनी थियोरी रीड कर लो, और फिर सवाल में बस वही लगानी, बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। देखो, P लिमिटेड ग्रांटेड 400 स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, SAR मतलब कैश सेटल। हाँ, ठीक है। तो P Limited granted 400 SAR each to 75 employees on 1st April 2001 with a fair value rupees 200। फेयर वैल्यू ये कब है? ग्रैंड डेट की है। SAR में ग्रैंड डेट की फेयर वैल्यू पे आग लगा दो। The terms of the award the terms of the award require the employee to provide service for 4 years। 4 years को अंडरलाइन कर लो। जब भी सवाल पढ़ो, जितने भी चीज़ें इन वर्ड्स लिख के आए, उसके नीचे उसको नंबर्स में लिख लिया करो। हमारी आंखें एडजस्ट नहीं होती वर्ड्स को पढ़ने के लिए, तो 4 जहाँ लिखा है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन पेपर में देखना, ऐसी जगह पे नीचे फिगर लिख देना। तो 4 years in order to earn the award,
The fair value of each SAR at each reporting date is as follows. ये 4 साल चलेगा, 1 अप्रैल 2001 को दिया है, मतलब क्या, 2, 3, 4 और 5, और मुझे हर ईयर एंड की उन्होंने फेयर वैल्यू दे दी. What would be the difference if at the end of the second year of service, that is at 31st March 2003, P Limited modifies the terms of award to require only 3 years of service. ये लास्ट की 2 लाइनें जो हैं इसको केस बी मान के चलो, इसको बाद में सॉल्व करेंगे. फिलहाल 31 मार्च 2005 2,218 रुपए तक की एंट्री पास करते हैं और मान के चलते हैं जो भी उसका करंट स्टेटस है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का, सबको हमें कैश देना है. 31 मार्च 2005 तक एंट्रीज पास करो, पहले तो वो चार्ट बनाओ और एंट्रीज पास करो. मैं भी स्टार्ट करूंगी पर मैं चाहती हूँ 1 मिनट लेके तुम थोड़ा आगे चलो मुझसे, वही चार्ट बनाना पूरा, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 4 साल, सॉरी. वो तो हमसे पूछिए. यहाँ हम लेंगे फेयर वैल्यू एट ईच ईयर एंड.
जाए तो बताना। हाँ बस हो गया। $48.375 lakh. Expense already booked 33 lakh. 15.375. So include 18 and set लाख 2000। फिगर्स मैच कर लो एक बार, एक्सपेंस टू बी बुक्ड की। हाँ बस लास्ट ईयर। ओके कर लो। वो एक्चुअली लाइट नहीं है ना तो फोन भी होल्ड करना है। कोई बात नहीं, करो। वो आएगी भी नहीं, वो ब्लास्ट हो गया। ओफो। हाँ वही सुनाई दिया था ना। हाँ हो गया। ठीक है, तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कोई कैंसिलेशन नहीं, हाँ कुछ नहीं हुआ। इसमें बस मैंने फेयर वैल्यू हर ईयर एंड पे अपनी चेंज की है, 210, 220, 215, 218। और मेरे एक्सपेंस निकल के आ रहे हाँ हैं 15.75, 17.25, 15.375 और यहाँ 17.025। 17 10। ठीक। अच्छा, अब मुझे एक बार डे वन की मुझे यहाँ पे फेयर वैल्यू दी है। फेयर वैल्यू ऑन ग्रैंड डेट मुझे क्या बताई गई है? 200। 200। मुझे डे वन की एंट्री जरा पास करके बता दो। डे वन की तो कोई एंट्री नहीं होगी। करेक्ट, नो एंट्री, क्योंकि इस वक्त कोई सर्विस नहीं दी है डे वन पे और उसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन बनता नहीं है। तो डे वन पे ये जो फेयर वैल्यू दी है इसका इस वजह से कोई इस्तेमाल नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि डे वन फेयर वैल्यू ऑन ग्रैंड डेट को यूज नहीं करना है। जस्ट दैट मेरी एंट्री ही नहीं बनती है, इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं करती। आगे चलते हैं। डे वन का ये हो गया। अब आते हैं, मुझे डेट्स दी गई थी शायद 31 मार्च 2002 पर आते हैं। हाँ फर्स्ट ईयर एंड। पहला एक्सपेंस आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू SBPL एल, क्योंकि SAR है हाँ और यहाँ पे बन ओके। जाएगा 15.75 लाख और 15.75 लाख। फिर आएंगे 31 मार्च 2003। फटाफट खुद से करते चलो, एकदम सब सेम चीजें हैं पूरे 4 साल। अरे तो हम तो वही तो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू SBPL 15.37 और 15.375 लाख। अब आते हैं 31 मार्च 2005 को, 4 साल, चौथा साल। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू SBPL 17.025 लाख, 17.025 लाख। और इंडेस 102 का जनरल नियम कहता है, मेरे स्टडी मैट का नियम कहता है, सवाल चाहे कहे ना कहे, कितनों ने एक्सरसाइज किया है, लास्ट एंट्री हमेशा अज्यूम करके चलना अपने अजम्पशन के बेसिस पे, जो चाहूँ। तो यहाँ मेरा अजम्पशन है दैट ऑल SARs
वर एक्सरसाइज्ड। इसका मतलब निकल के आता है दिस इज इक्वल टू SBPL अकाउंट डेबिट, जितनी भी लाइबिलिटी बनाई थी वो डेबिट करो टू बैंक अकाउंट। अच्छा, इसमें कभी बैलेंसिंग फिगर बनेगा ही नहीं क्योंकि मैं इसको घड़ी घड़ी अपडेट करके चलती हूँ। जितना मुझे पे करना है हमेशा उतना ही बैलेंस इसमें SBPL में पड़ा होगा। SBPL का बैलेंस टोटल निकल के आएगा 65, यहाँ से देख लेना, 65 40 हजार, 65 लाख 40 हजार। केस ए मेरा यहाँ पे खत्म होता है। ओके। इसके नीचे जस्ट फॉर रेफरेंस लिख दो पेमेंट एज पर फेयर वैल्यू एज ऑन एक्सरसाइज डेट। अब हम आते हैं वो क्वेश्चन की लास्ट की 2 लाइंस पर। वील नेम इट एज केस बी। क्वेश्चन की लास्ट की 2 लाइनें क्या कहती हैं? What would be the difference if at the end of the second year of service, दो सेकेंड ईयर के एंड पे, ईयर टू एंड, दैट इज एट 31 मार्च 2003, P Limited modifies the terms of the award to require only 3 years of service। वेस्टिंग पीरियड बदल रहा है वो सेकेंड ईयर ऑफ सर्विस में। अच्छा, यहाँ पे डाउट आ सकता है कि क्या ये मॉडिफिकेशन का शब्द लिखा है, तो ये मॉडिफिकेशन को रीप्राइजिंग वाली मॉडिफिकेशन पे मत ले जाना। क्या पढ़ा था, रिवाइज करा रही हूँ। रीप्राइजिंग में हमने पढ़ा था कि जितना भी मेरे को एडिशनल लाइबिलिटी बनती है, एडिशनल लाइबिलिटी, उसको मैं एज सेपरेट SBPR बना के, मतलब सेपरेट SBPR नहीं, बट उसकी कैलकुलेशन में सेपरेटली करने लगती हूँ। SBPR एक ही बनेगा, कैलकुलेशन रीप्राइज्ड अमाउंट की, एक्स्ट्रा अमाउंट की मैं अलग से करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे वो केस नहीं है, ये रीप्राइजिंग का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ सिंपली वो कह रहा है कि मैंने वेस्टिंग पीरियड बदल दिया है सेकेंड ईयर के एंड पे। चेक करते हैं अब क्या कंडीशन बनेगी। ओके। सॉल्व कर रहे हो खुद से? नहीं, अभी तो नहीं किया था। सॉल्व करो, फिर बाद में मैं इस पे करेक्शन करूंगी। मतलब अभी तो बस इतना चेंज हुआ है ना कि ये 4 की जगह 3 साल का हो गया। करेक्ट।
यहाँ वेस्टिंग पीरियड मेरा कम है, ये 4 की जगह हो जाएगा 3 साल का। एक्सरसाइज पीरियड 1 2 3 यही बचेगा और मेरे एक्सपेंस यहाँ पे बदल जाएंगे। एक्सपेंस निकाल के देखो, 75 400 220 ये आ जाएगा 1 सेकंड बस। 2 करोड़ 52 लाख। 52 लाख। मेरा तो आ रहा है 28 लाख 25 हजार। चेक करो। 1 सेकंड से मैं कुछ कर देती हूँ। 75 इंटू 400 इंटू 210। आया पहला ईयर तो सेम ही आ रहा है ना। हाँ, मैं पहला ईयर निकाली। 1575। 28 लाख 25 हजार। टोटल एक्सपेंस 44 लाख है। 2 करोड़ तक कुछ फिगर ही नहीं जा रही। हाँ हाँ, वो चार 2 करोड़ तो नहीं है, 15 पे। हाँ। वो मैं पूरा फॉर्मेट भी बनाई ना, तो उसमें रह गई। हम्म। आ गया ये 2875। चलो ईयर 3 कर लो क्विकली। ठीक है। हाँ, हो गया। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। जर्नल एंट्री एकदम रफ्तार से 10 सेकेंड्स आगे रहो मुझसे और एकदम स्पीड से पूरी जर्नल 3 साल की जर्नल कर दो। अज्यूम करना कि सबको पेमेंट हो गई है। डे 1 पे नो एंट्री। 31 मार्च 2002 को एंट्री बनेगी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू SBL 15 लाख 75 हजार। 31 मार्च 2002 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू SBBL 28 लाख 25 हजार और 28 लाख 25 हजार। फिर 31 मार्च 2004 को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू SBBL 20 लाख 50 हजार। 20 लाख 50 हजार। इतनी तो हो गई। हाँ। इतनी हो गई। गुड गुड। तो यहाँ पे हम पे कर देंगे SBPL अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो टोटल है मेरा 64 लाख 50 हजार। दैट्स ऑल। क्वेश्चन इतने इजी है, बस मुझे मालूम होना चाहिए कौन सी फिगर मुझे कब उठानी है। हाँ। विद दिस अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी भी हम लोग SAR के बारे में ही पढ़ेंगे, कैश सेटल्ड के बारे में ही पढ़ेंगे।
कैश, ठीक है। ठीक है, कैश सेटल में अब थोड़ा सा शब्दों को पकड़ना सीखते हैं। व्हाट इफ लिखना थोड़ा सा, एस ए आर्स, एस ए आर्स दैट वेस्ट, वेस्ट immediately, What if it was not list? SARs that vest immediately. अच्छा, इमीडिएटली का क्या मतलब? क्वेश्चन मुझे कहेगा कि वेस्टिंग पीरियड कुछ है ही नहीं। मैंने, कंपनी ने, ध्यान दो, कंपनी ने अनाउंस किए एसएआर, हाँ। ठीक है, और इस वक्त जितने भी एम्प्लॉयज कंपनी में मौजूद थे, जितने भी सब खड़े हुए थे माइक के सामने, माइक ये था, यहाँ पे कंपनी का सीईओ खड़ा था माइक के आगे, और ये 3 एम्प्लॉयज खड़े थे स्टेज के नीचे। तो इन तीनों को तुरंत यहाँ अनाउंस हुआ और यहाँ इन लोग के बैंक अकाउंट में एसएआर टिंग 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 बजने लगा तुरंत, ठीक है। ऐसे केस में मुझे बताओ, अगर मैं लाइबिलिटी क्रिएट करने पे आ रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि यहाँ अनाउंस हुए, अभी यहाँ बजे नहीं है सबके फोन पर, तुरंत बजने वाले, अभी मैंने बस अनाउंस किया है, स्टेज से उतरूंगी तो बैंक से मैं ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर दूंगी। अगर मुझे अब बताओ लाइबिलिटी बनानी है तो कितने पीरियड की बनाऊंगी, वेस्टिंग पीरियड क्या लूंगी, कितना टाइम की बनाऊंगी? लेस देन एन ईयर लेंगे, क्योंकि लेस देन अ ईयर, ओके, क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि महीने से कम का टाइम है, लेकिन हम बैलेंस शीट में तो ईयर बेसिस पे बात करते हैं ना। ओके, ठीक है, मान लो मैंने अनाउंसमेंट किया 31 को, ठीक है, एकदम बैलेंस शीट डेट पर। अब मैं लाइबिलिटी कितने की बनाऊं? मैं एक बार वापस से रीफ्रेम करती हूँ अपने क्वेश्चन को। सही जा रही हो, थोड़ा और क्लोज लेके आओ आंसर को, मेरा कर्सर गायब हो जाता है, हाँ। तो क्वेश्चन को रीफ्रेम करते हैं। मैं कहना चाह रही हूँ मेरे यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड 0 है, ठीक है, एक्सरसाइज पीरियड कुछ बचेगा ही नहीं, सब 0 हो जाएगा। हम्म। ऐसे केस में मैं बोल देती हूँ, ठीक है, ऐसे केस में मेरी लाइबिलिटी, मैं यहाँ से अनाउंस कर रही हूँ 31 की शाम को, तो मेरी लाइबिलिटी फुल अमाउंट पे बननी चाहिए, एकदम डे 1 से, फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट। ये माइक है मेरा और यहाँ मेरा बंदा खड़ा है, डे 1 से फुल अमाउंट पे लाइबिलिटी बनाओ। क्यों? व्हाट इफ मैंने अनाउंस किया यहाँ पे कि जितने लोग मेरे आगे बैठे हैं सबको एसएआर मिलेगा, मैंने अनाउंस किया और ये बंदा अगले दिन टहलता हुआ कंपनी में आ गया कि ये कहाँ है सीईओ भाई साहब, भाई मेरा एसएआर दो। क्यों? क्योंकि कल शाम को उन्होंने अनाउंस किया था। आप डिनाई भी नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा। और ये अकेला नहीं, ये तीनों इकट्ठे होके अगले दिन चल के आ सकते हैं। तो मुझे डे 1 से पूरी लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना होगा, किसी भी वक्त कोई भी मुंह उठा के आ सकता है कि मेरा पैसा दो, ठीक है। ठीक है। चलो इस चीज को लिख लेते हैं, और ये एंट्री ईयर एंड पे नहीं होगी, ये एंट्री होगी डे 1 पे। आई हैव टू बी रेडी सिंस डे 1। सो एसएआर्स दैट वेस्ट इमीडिएटली, कोई वेस्टिंग पीरियड नहीं है, तुरंत आपको वेस्ट हो जाएंगे। इन द अबव केस, since vesting period equals to 0 years,
full EBE will be booked on grant date. At the rate fair value on grant date. अब जब मुझे ग्रैंड डेट पे लाइबिलिटी बनानी है तो मैं ग्रैंड डेट की ही फेयर वैल्यू लूंगी, उस वक्त जो भी फेयर वैल्यू चल रही हो। पॉइंट नंबर ठीक 2, है। if there is an exercise period SBPL will be remeasured based on changes in fair value. मान लो मैंने स्टेज पे खड़े होकर अनाउंस किया, इसकी टाई है, स्टेज पे खड़े होकर मैंने अनाउंस कर दिया कि आज से जब भी आना चाहो, या कोई एक्सरसाइज पीरियड मैंने अनाउंस किया, 2 साल या 3 साल के अंदर जो भी आएगा अपना कैश लेता जाए। ठीक, फर्स्ट ईयर एंड पे हम खड़े थे, अभी तक कोई नहीं आया है, तो मैं अपनी लाइबिलिटी जो मैंने ग्रांट डेट पे बनाई होगी अनाउंस करते वक्त, SBPL जो मैंने ग्रैंड डेट पे लाइबिलिटी बनाई होगी, उसको मैं ईयर 1 एंड की फेयर वैल्यू पे अपडेट करूंगी। फिर 2 साल हो गए भाई, अभी भी कोई नहीं आया, तो फिर से मैं अपनी SBPL को ईयर 2 एंड के हिसाब से अपडेट करूंगी। कम हुई तो कम करूंगी, ज्यादा हुई तो ज्यादा करूंगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आता है समझ? हाँ, मतलब उस उतने अमाउंट से हमारी लाइबिलिटी बनेगी जो टोटल एक्सपेंस होता है फॉर द ईयर पे, नहीं। करेक्ट, एकदम सही। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये भी इम्पोर्टेंट है। हम्म। इलस्ट्रेशन नंबर 2, अरे पलट गया। कैश सेटल्ड SBP पास्ट एग्जाम में आया 2 बार, मई 18, नवंबर 20, और फिर MTP में आया। ऐसा कभी मत मान के चलना कि एक बार एग्जाम में आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, उठा के दे देते हैं। आते हैं। अब XYZ issued 10,000 SARs that vest immediately to its employees on 1st April 2000. The SARs will be settled in cash. Using an option pricing model, at that date, it is estimated that the fair value of a SAR is rupees 95. Fair value on grant date है 95 रुपये। SAR can be exercised any time up to 31st March 2003. एक्सरसाइज पीरियड मुझे कितना दिया है? 1 अप्रैल 2000 से ग्रांटेड है, तो ये बनेगा 1, 2 और 3 साल। At the end of period on 31st March 2001, it is expected that 95% of total employees will exercise the option.
92% of total employees will exercise the option at the end of next year. And finally, 89% will be vested only at the end of third year. फेयर वैल्यूज एट द एंड ऑफ ईच पीरियड हैव बीन गिवन बिलो. ये तीनों साल की फेयर वैल्यूज दी हैं. पास जर्नल एंट्रीज. 5 मार्क का सवाल है. क्यों है 5 मार्क का सवाल? क्योंकि भाई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. मेरी एक बार टेबल बन जाए जर्नल तो मैंने यूं पास कर देनी है. तो टेक 2 मिनट्स, टेबल खुद से बनाना स्टार्ट करो. मैं पीछे पीछे बनाती हूँ. अच्छा, टेबल 1 मिनट बनाने से पहले ध्यान रखना, यहाँ पर SAR वेस्ट इमीडिएटली, तो मेरी पहली एंट्री स्टार्ट होगी ग्रांट डेट से. मुझे ग्रांट डेट से ही रेडी रहना है, अपनी लाइबिलिटी बना के रखनी है. तो टेबल का फर्स्ट कॉलम जो होगा वो ग्रांट डेट होगा, ईयर एंड 1 नहीं. फर्स्ट कॉलम जो होगा वो मेरा ग्रांट डेट का होगा, फर्स्ट ईयर एंड का नहीं. ठीक है, मतलब ईयर 1 से पहले ग्रांड डेट. करेक्ट. क्वेश्चन. टेबल बन गई. गुड गुड. फटाफट से इसकी जर्नल भी डाल लो, तब तक मैं टेबल बना रही हूँ. स्पीड बढ़ रही है, अच्छी बात है. तो हैंड राइटिंग भी बहुत बुरी आ रही है. कोई ना.
बताते चलो चलो। कितने कितने हैं? 95, 92 और 89। कितने बंदे हैं शुरुआत से? शुरुआत तो पूरी हो जाएगी 95। 10,000। हाँ, तो ग्रैंड डेट पे तो पूरे 10,000 है। फिर कितना लिख दूं यहाँ पे? 95, 82, 92 है भाई। 95 के बाद 92, 89। 89, 100। ये हो गए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय तो एक ही है, नंबर ऑफ शेयर्स में आ जाएंगे सारे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की कोई खबर नहीं है। फिर आ जाओ फेयर वैल्यू ऑन दैट डेट। मेरे पास फेयर वैल्यूज हैं सारी, मुझे बताती चलो। ग्रैंड डेट की फेयर वैल्यू की। 95, हाँ ठीक है। 95। फिर 112, 109 और 114। वेस्टिंग पीरियड कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज पीरियड इस केस में बनता नहीं है। ठीक है, 3 साल है, लिख सकते हैं, पर इसमें इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है एक्सरसाइज पीरियड का। मैं अपने टोटल एक्सपेंस पे आती हूँ सीधा। 10,000 इंटू 95, ये बन गया 9,50,000। 9,50,000। करेक्ट, 9,50,000। एक्सपेंस ऑलरेडी बुक जीरो। एक्सपेंस फॉर द ईयर 9,50,000। यहाँ आ जाएंगे 10,64,000 64,000। माइनस 9,50,000। 1,14,000। करेक्ट। फिर हम आते हैं यहाँ पे 1,14,000। 9200 इंटू 100। ओ, ये देखो, यहाँ पे मेरा माइनस में। टोटल, हाँ करेक्ट, टोटल खर्चा मेरा कम हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको रिवर्स करूँगी। रिवर्स कित, में जाएंगे। कितने से रिवर्स करूँगी? 61,200। 10,64 चल रहा है, 10 दो पर लेके आना है। हाँ, 61,200। 61,200 करेक्ट। घंटा भर अभी यार अभी निकाल क्या 61,200 और ये हो जाएगा नेगेटिव। ये कैसे आया? मैंने देखा मेरा क्या चल रहा है यहाँ पे। इस वक्त मेरा एक्सपेंस टोटल बुक्ड है 10,64,000 का, और मुझे अपना टोटल बुक्ड एक्सपेंस लेके आना है 10,02,800 पे, कम करना है। तो इन दोनों के डिफरेंस से मैंने अपने क्या करूंगी, रिवर्स एंट्री पास करूंगी यहाँ पे। आगे चलते हैं। इस वक्त मेरा एक्सपेंस टोटल बुक है 10,02,800। देखते हैं ईयर 3 का कितना टोटल बुक होना चाहिए। 8,900 इंटू 114, ये होता है 10,14,600। और मैं इस वक्त चल रही हूँ 10,02,800। दोनों का फर्क क्या है? ये है 11,800। 9,11,000। 9,00,000 कहाँ से आया? 10, 14, 9 छः सौ माइनस 10, 02,800। नहीं, मेरी गलती थी। तो ये आएगा 11,800। 11,800। करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेंस बुक करना है, यहाँ यहाँ और यहाँ, और ईयर 2 एंड पे मुझे एक्सपेंस को रिवर्स करना है। एंट्री क्विकली मैं पास कर देती हूँ। एंट्री बनेगी, यहाँ पे डे 1 पे नो एंट्री नहीं लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे एंट्री होगी पहली वाली से करके। करेक्ट। डे 1 पे एंट्री मेरी आएगी एम्प्लॉय बेनिफिट 9 एक्सपेंस लाख पचास। डेबिट टू SBP 2 SBP। एल। अच्छा, यहाँ पे एक्सपेंस मेरा कितना बुकड है? 9.5 लाख का मुझे बुक करना है, पूरा खर्चा बनाना है। तो मैं यहाँ लिखूंगी 9.5 लाख और 9.5। ये डे 1 की हो गई। ओके। बगल में मैं कर रही हूँ यहाँ पे ईयर 1 एंड की 31
31 मार्च 2002, 2002 नहीं, फर्स्ट ईयर एंड है 2000, क्या है, 1 है कि 2 है? 2001। 2001 इस दिन बनेगी मेरी एंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू SBPL। ये हम बढ़ाएंगे 1,14,000 से। फिर हम आएंगे 31 मार्च 2002 को। इस दिन मुझे रिवर्स मारना है, तो यहाँ रिवर्स मारना है मतलब हुआ SBPL to SBPL, EB। करेक्ट, SBPL डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ये होगा 61,200 से। और फिर हम आ जाएंगे 31 मार्च 2003 को, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू SBPL, और ये बनेगा 11,800 से। हाँ। और हम हमेशा रस्म अनुसार अजम्पशन लेके चलते हैं। क्या मानते हैं हम कि सब कुछ पे हो गया है? अजम्पशन लिखेंगे हम अपनी, लिख के आनी अजम्पशन। अजम्पशन ये हमारी ठीक है। दैट, All SARs। करेक्ट, ऑल शेयर्स या SARs, राइट, बेटर वर्ड, SARs all Were SARs exercised। were exercised। यहाँ हमारी एंट्री बनेगी SBPL डेबिट टू बैंक अकाउंट, 10 अमाउंट लाख में 14,000। 10,14,600। डन। हाँ डन। सी अगेन क्वेश्चन इजी, मुझे बस कॉन्सेप्ट को याद दिला दे एकदम से थोड़ा सा, और मेरा क्वेश्चन डन है। हाँ ठीक है, एक सवाल और करते हैं, फिर बिल्कुल। आज की क्लास खत्म करते हैं। क्या कहती हो? ओके। हाँ कर लेंगे। ठीक है। क्लास वैसे भी बहुत दिन से नहीं हुई है, हमें हाँ, करनी है अच्छे से। करेक्ट करेक्ट। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 24 पे आओ। बस 20 ज्यादा बड़ा है क्या? नहीं, क्योंकि मेरे बहुत फोन बड़ा में नहीं है। चार्जिंग नहीं है। नहीं नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, पर ठीक है, मतलब थोड़ा डिस्कशन करने के लिए है। ठीक है ठीक है। कितना है चार्ज फोन? क्योंकि 5-7% पे, क्योंकि मैं सुबह से बाहर थी ना, मतलब शाम को 2-3 बजे। ओके, 5-7% पे तो नहीं होगा। चाहो तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। प्रॉब्लम, नहीं नहीं लाइट नहीं है, ये मेन प्रॉब्लम। अदरवाइज चल, फोन में लगा के भी क्लास करती हूँ बहुत बार। ओके ओके, ठीक है, करते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा जब तक है जान। हम्म। बिल्कुल। इलस्ट्रेशन नंबर 24 खोलो तो। ठीक, चल जाएगा, वैसे तो मैं फोन सुपर स्पीड पे चलाती हूँ। ओके, नहीं जल्दी कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट है। बिफोर वी गेट इन टू दिस क्वेश्चन, एक्चुअली थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं ताकि क्वेश्चन मेरा इजी हो जाए। हाँ। क्वेश्चन क्या कहता ओके। है? अच्छा, एक वर्ड होता है फेयर वैल्यू, एक वर्ड होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। हम्म। फेयर वैल्यू इंड एस यूज करता है, इंट्रिंसिक वैल्यू पुराने जमाने में एएस यूज करता था कहीं। हम्म। इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम मोटा माटी देखें तो ये होती है मेरी मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। मार्केट में जितना चल रहा है पैसा, जितनी भी वैल्यू चल रही है, माइनस जितनी वैल्यू मैं देने वाली हूँ, पैसा देने वाली हूँ, मतलब फ्री एलिमेंट, जो कंपनी फ्री बांट रही है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू।
ठीक है। ये फ्री एलिमेंट वो है जो कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट है। एक्सरसाइज मार्केट प्राइस में से जो एक्सरसाइज प्राइस है इतना तो कैश आ गया मेरे पास, बाकी का बचा अमाउंट कैश नहीं आया, वो कंपनी के लिए क्या बन जाती है, कॉस्ट बन जाती है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बन जाती है। समझ आ रहा है क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू? हाँ मतलब मैं छोटी थी तो मेरे को इतना इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आया था। मतलब जैसे कॉइन होता है तो अगर वो 5 रुपए का तो वो उसकी वैल्यू है, बट वो जिस मेटल का बना है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। ओके, जो ठीक ऐसा है, बेसिकली उस कॉइन की रियल वैल्यू मतलब बनाने ग्रॉस का, हाँ। वैल्यू कह लो। ठीक है, हम्म। ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग शेयर प्राइसेस के टर्म्स में आते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब हो गया, शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है ये, ध्यान रखना। शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू की बात नहीं कर रहे हम अभी। दिस इज दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शंस, एस ए आर या फिर जो स्टॉक ऑप्शंस हम दे रहे हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। ईसॉप्स, ठीक है। ओके। ईसॉप्स क्या होते हैं, जो हम एम्प्लॉयज को मुफ्त शेयर्स बांट देते हैं कि तुमने इतने साल काम किया, ये लो शेयर्स, पैसे नहीं लेते हैं। कुछ अगर पैसे ले लिए हम्म। तो उस चीज को हटा देना। फ्री एलिमेंट को हम बोलते क्या है, ये तुम्हारे लिए ईसॉप्स है। ये फ्री वाली जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। एक हमने सवाल और ठीक है। किया था जिसपे हमने ये फॉर्मूला लगाया था, टू फाइंड आउट व्हाट, फेयर वैल्यू। हमने फेयर वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया था शुरुआत की क्लास में, आई गेस क्लास पहली या दूसरी में। कहने का मतलब ओके। यह है कि फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू की जो बेस फीलिंग है वो एकदम सेम है। इंटरचेंजेबली हम्म। यूज कर सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं। जनरली अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू नहीं होता, इंडेस का टर्म क्या है, इंडेस का टर्म है फेयर वैल्यू। बट इफ फेयर वैल्यू इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन तो हम जाते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। मेरा दिस एम्प्लाइज मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या हो गया, फेयर वैल्यू। इफ दिस इज नॉट अवेलेबल वी मूव ऑन टू इंट्रिंसिक वैल्यू, लिखेंगे इस चीज को बाद में, ठीक है। ओके। अच्छा, व्हाट इफ, जो इस क्वेश्चन में मेरा केस है, व्हाट इफ क्वेश्चन मेंशंस बोथ फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, ये दोनों फिगर्स दिए हैं। तो इस चीज को हमें सिर्फ, इसमें कोई ऐसा इंडेस की गाइडेंस नहीं है, वी विल हैव टू जस्ट लर्न इट। क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व किया गया, वी विल, अच्छा लिख भी लेते हैं। लिखने से पहले आई जस्ट से कि जो मैं एक्सरसाइज कर लूंगी ड्यूरिंग द ईयर, जितने भी मेरे ऑप्शंस एक्सरसाइज हो जाएंगे वो होंगे आईवी पे, इंट्रिंसिक वैल्यू पे। और जो ओके। रिमेनिंग अपडेट होंगे, रिमेनिंग ऑप्शंस ईयर एंड पे अपडेट होंगे, वो अपडेशन होगा फेयर वैल्यू। ठीक है। इस चीज को लिख लेते हैं पहले और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। आइडियली intrinsic value equals to market price minus exercise price almost same as fair value. Usually when fair value is not there we use intrinsic value,
if question mentions both fair value and intrinsic value, liability will be measured at the rate intrinsic value for employees who have exercised. Payment will also be done at IB. If question mentions both fair value and intrinsic value, तो liability measure होगी fair और value एम्प्लॉय के, जो आप हाँ, लिखा है वो एक्सरसाइज, ओके, और एम्प्लॉयज जो एक्सरसाइज, हाँ बस पूछिए। liability will be measured at fair value for employees have still not exercised. Give me a moment. मुझे लग रहा है क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। मुझे 2 मिनट लगेगा रुकना को। ठीक है, या ऐसा करते हैं, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? और फिर हाँ कल इस ओके, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके बैठना जब भी नेक्स्ट हम बैठेंगे। मतलब मैं बस इसको हाँ नहीं एक बार मैं कल बहुत अच्छे से रिवाइज करूँगी। हाँ, तो आज सॉरी कल इसको रिवाइज करके आना, बस इसको हल्का सा ब्रश करेंगे और फिर सीधा क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। तो कल मिलते हैं फिर, ठीक है, और ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, पास हो गए, एक सर दर्द हटा। सच में। चलो।